पहले कर्नाटक के भटकल में चुनाव नतीजों के बाद इस्लामिक झंडा फहराने पर विवाद हुआ, तो उसके बाद महाराष्ट्र के अकोला और फिर अहमदनगर में हिंसा हुई। पूछने वाले सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही ट्रेंड 2024 में रहेगा? क्या 12 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव का ट्रेलर अभी से दिखने लगा है? क्या महाराष्ट्र हिंसा का कनेक्शन कर्नाटक चुनाव से है? और क्या धार्मिक ध्रुवीकरण आने वाले कुछ महीनों में राजनीति की दिशा तय करेगा? यही जानने की हम भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ है घटनाक्रम और कौन सी हैं वो घटनाएं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और जिनके आधार पर आज हम बड़ी बहस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक अकोला की तस्वीर है तो वहीं दूसरी अहमदनगर की तस्वीर है। अकोला में एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भड़की हिंसा में एक की जान चली गई, तो अहमदनगर में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव में पुलिसकर्मी समेत कम से कम 5 लोग घायल हो गए। ये दोनों तस्वीरें सिर्फ कुछ घंटों के अंतराल पर सामने आई। क्या इन तस्वीरों का कोई रिश्ता 13 मई को आए कर्नाटक चुनाव नतीजों से भी है? क्योंकि अगली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे उससे ऐसा लगेगा कि राजनीति चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद भी खत्म नहीं होती है। अहमदनगर में रात में हुई हिंसा से पहले अकोला में सांप्रदायिक तनाव रहा। आपको दिखाते हैं अकोला, जहां से महाराष्ट्र में तनाव शुरू हुआ। वहां क्या हालात हैं इस समय? टीवी 9 के संवाददाता स्वप्निल ने बताया कि अकोला में फिलहाल क्या है ताजा हालात। महाराष्ट्र के अकोला शहर में शनिवार के दिन रात को सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसके चलते 2 गुट आमने सामने आए थे, पथरावबाजी हुई थी। इसके कारण जो है तो अकोला शहर में तनाव बढ़ा था। अभी आप देख सकते हैं परिस्थिति जो है काबू में है। धारा 144 अकोला शहर में लगाई गई है। अभी तक बहुत लोगों को जो है तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और भी लोगों की जांच शुरू है। आप देख सकते हैं पुलिस का बंदोबस्त बड़ी तरह से लगाया गया है। 500 से ऊपर पुलिस जो है वो अकोला शहर में लगाए गए हैं। देखा जाए तो इंटरनेट भी बंद किया गया था, लेकिन परिस्थिति देख के आज रात को इंटरनेट शुरू हो सकता है। मार्केट भी पूरा बंद है। आप देख सकते हैं पुलिस का बंदोबस्त है। जो जिन लोगों को ज़रूरी काम है, जिन लोगों को हॉस्पिटल जाना है, उन लोगों को ही छोड़ा जाता है, वरना लोगों को पुलिस की तरफ से पूछताछ करके वापस भेजा जा रहा है। अभी अकोला शहर में देखें तो तनावपूर्ण वातावरण है। जब जैसे जैसी परिस्थिति काबू में आएगी वैसा वैसा कर्फ्यू में हल दिया जाएगा, ऐसा भी पुलिस ने बताया है। कैमरामैन अनिकेत दातोंडे के साथ मैं स्वप्निल उमप, टीवी 9 भारतवर्ष, अकोला। अकोला की ये सुनसान सड़कें आपने देखी, लेकिन आपको बताते हैं 13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे आते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलता है, लेकिन एक विवाद भी खड़ा हो जाता है। कुछ इलाकों में धार्मिक झंडे फहराए गए। उसी रात महाराष्ट्र के अकोला में सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट के बाद हिंसा शुरू हो गई और उसके 24 घंटे के अंदर ही यानी 14 मई की रात अहमदनगर में पत्थरबाजी। क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई? ये बड़ा सवाल है। हम आपको कुछ और बड़े सवाल भी आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र में दरअसल ये आग किसने लगाई है, सबसे बड़ा सवाल। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल, ये बड़े सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और उनके जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे। क्या कर्नाटक के नतीजों से जुड़े हैं महाराष्ट्र में हो रहे ये दंगे? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये कि क्या राजनीति का नया प्रयोग शुरू हो गया है? दंगों में किसको फायदा मिल सकता है या दंगों से किसको फायदा मिल सकता है? क्या महाराष्ट्र दंगे सोची समझी साजिश हैं? एक और बड़ा सवाल यह कि अहमदनगर में पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस और प्रशासन क्यों काबू नहीं कर पा रहा है इस तरह की स्थिति को? सोशल मीडिया पोस्ट से दंगा भड़क सकता है क्या? महाराष्ट्र में दंगा महज संयोग है या ये प्रयोग है? एक और बड़ा सवाल यह कि अहमदनगर में पथराव दरअसल किसने किया, क्योंकि आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। पुलिस अलग तरह का बयान सामने रख रही है। बड़ा सवाल यह है कि दरअसल पथराव किसने किया? क्या ये अहम भी है या नहीं कि शुरुआत किसने की, या क्यों इस तरह के हालात बने हैं कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? कुछ और अहम जानकारी भी बता देते हैं कि दरअसल हुआ क्या था, घटनाक्रम क्या है, ताकि और स्थिति साफ हो जाए कि दरअसल क्या हुआ अकोला में, क्या हुआ अहमदनगर में। सबसे पहले अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर में दरअसल क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। शहर में संभाजी की शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में ये जुलूस निकाला गया। छत्रपति शिवाजी चौक तक पहुंचा ये जुलूस। शहर में जब जुलूस निकाला जा रहा था तो इसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अचानक शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक यही जानकारी है। कई दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी भी हुई। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोग घायल हो गए अहमदनगर में।
इसके बाद इस मामले में जिस तरह का तांडव सड़कों पर देखा गया वो तस्वीरें सामने हैं। पुलिस ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज की और उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। अकोला में लेकिन क्या हुआ था, यानी इससे ठीक एक दिन पहले शनिवार को अकोला में क्या हुआ था वो भी बता देते हैं। इंस्टाग्राम पर विवादित पोस्ट किया गया, एक विवादित पोस्ट इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर डाला गया। 13 मई की रात दो समुदायों में इसके बाद हिंसक झड़प हुई। यह भी बताया जाता है कि पुलिस थाने तक पहुंचे शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और वहीं पर आगजनी शुरू कर दी। पथराव के बाद कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और फिर भीड़ बेकाबू हो गई। दुकानों और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, बाजार बंद कराया गया। यह सब कुछ हुआ बवाल शनिवार को, तब जबकि कर्नाटक में चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे। एक शख्स की अकोला में इसके बाद मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, यानी हिंसा इस हद तक पहुंची कि एक व्यक्ति की मौत हुई और 2 पुलिसकर्मी अकोला में भी घायल हो गए। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले चरण सिंह सापरा जी, अगर मैं आपका रुख करूं, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं एक के बाद एक, अकोला में घटना हुई, अहमदनगर में घटना हुई, इससे पहले भी हम अहमदनगर में इस तरह की हिंसा देख चुके हैं, ये क्या कनेक्शन है, क्या इसका, क्या इसे जोड़ सकते हैं कि एक तरफ जीत दर्ज होती है तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं शुरू हो जाती? नहीं सुमेरा जी, मुझे लगता है कि ये इस घटना का कोई भी कर्नाटका की जो राजनीतिक परिस्थिति है उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख को ये घटना अगर अकोला में हो रही है तो अकोला के जो गार्डियन मिनिस्टर हैं वो खुद होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है। तो उनको क्या होम मिनिस्टर को नहीं पता था? क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? और अगले दिन यही जो पत्थरबाजी है ये फिर दूसरे शहर में नजर आती है, अहमदनगर में आती है और फिर छत्रपति संभाजी नगर के अंदर भी तनावपूर्ण परिस्थिति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं शहर दर शहर अगर ये पत्थरबाजी हो रही है या फिर दंगे भड़काने का प्रयास हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, ये कमजोरी है देवेंद्र फडणवीस की और खोखे सरकार की, ये कमजोरी है। खोखे सरकार अपने अलग कानून व्यवस्था पर बीजेपी से भी सवाल पूछते हैं और शिवसेना जो शिंदे गुट है उनसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे एक ही है कि जहां एक तरफ जब आप जीत दर्ज करते हैं तो हम देखते हैं कि धार्मिक झंडे फहराए जाते हैं, एक तरह का जोश और उत्साह दिखाई देता है, क्या बल मिलता है? क्या ऐसा है कि बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ काबू से बाहर हो गई, भीड़ कहीं इकट्ठा हो जाएगी और वो कुछ आगजनी करेगी, गाड़ियां तोड़फोड़ करेगी, ये कहां से इंटेलिजेंस के तहत पता लग सकता है कि कहीं पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट होने के बाद, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होने के बाद ऐसा कुछ करने वाली है? सुमेरा जी इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि कहां पर कोई घटना घट सकती है, उन्हें इंटेलिजेंस पहले मिलनी चाहिए। घटना घटने के बाद में अगर कोई इंटेलिजेंस वाला कहे कि हमको ये खबर बाद में मिली है तो ये उसका फेलियर है, ये उसकी नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है। जो लोग कहते थे कि कर्नाटका में कांग्रेस अगर जीत करके आई तो कर्नाटका में दंगे होंगे, वो ये देख रहे हैं कि मणिपुर के अंदर दंगे हो रहे हैं, उन्हीं की सत्ता है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर सत्ता में है, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, वहां पर दंगे भड़काए जा रहे हैं। श्वेता शालिनी से प्रतिक्रिया लेते हैं इस पर। श्वेता शालिनी जी, आपने सुना सापरा जी को, वो कह रहे हैं कि ये कहा गया था कि कांग्रेस जीतेगी तो कर्नाटक में दंगे होंगे, लेकिन वहां नहीं हो रहे हैं, वहां दंगे हो रहे हैं जहां आप सत्ता में हैं। श्वेता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, तब आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। श्वेता जी, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट करें, तब तक मैं यही सवाल लेकर कृष्णा हेगड़े जी के पास जाऊंगी। कृष्णा हेगड़े जी, क्या इंटेलिजेंस फेलियर है? क्यों ये बार बार घटना हो रही है? और ऐसा नहीं है कि अहमदनगर में ये अभी घटना हुई है, इसके पहले भी अप्रैल में भी घटना हुई है, उसके पहले भी घटना हो चुकी है, बार बार इन्हीं इलाकों में इसी तरह की घटना होती है, तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या पुलिस और प्रशासन की नाकामी नहीं है ये? सुमेरा जी, ये जो राइट्स हो रहे हैं इसके पीछे एक पैटर्न है, और आपने खुद कहा कि औरंगाबाद में हुए या फिर इसके पहले छत्रपति संभाजी नगर में हुए या फिर अकोला में हुए, तो ये जो पैटर्न है ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन ताकत है? सपरा जी ने कहा कि ये खोखा सरकार है, लेकिन इनका नाम क्या था? MVA, महावसूली आघाड़ी, और ये जिनका नाम महावसूली आघाड़ी था और वो आज हमको खोखा करके खुद के जो पाप है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के राज में कितने राइट्स हुए। लेकिन आप ये कह रहे हैं पैटर्न है, आप ये कह रहे हैं पैटर्न है जिसके तहत दंगे होते हैं, वो क्या पैटर्न है, कौन है इसके पीछे? देखिए, अभी जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि जैसे संभाजी नगर में ऐसे हुआ था कि जब राइट्स को काबू में किए गए थे
तो भी ये जो यूबीटी पार्टी है, ये किशोर तिवारी जी के पार्टी, उसके 2 एक्स एमएलए, एक्स एमपी और दूसरे नेता वहां पर भड़काऊ भाषण कर रहे थे, लोगों को इंसल्ट कर रहे थे, दंगा करने के लिए ये कर रहे थे, टेलीविजन पे कर रहे थे। और देवेंद्र फडणवीस जी और दूसरे सब जो नेता है वो कह रहे थे कि वहां पर शांति बनाए रखे, वहां पर सेक्शन 144 लगाया गया था। तो आपके मुताबिक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उकसाने की कोशिश हो रही है। किशोर तिवारी जी सीधे ही आरोप लगा रहे हैं कि आप भी भड़का रहे हैं, आपकी पार्टी आरोप लगा रहा हूं और ये कर रहे हैं, इसके लिए लगा रहा हूं। भड़का रहे हैं तब जबकि शांति की अपील करनी चाहिए। क्या राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है इस तरह की घटनाओं का? राजनीति के लिए इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है? देखिए सुमेरा जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं हर किस्म की वायलेंस का खंडन करता था, करता हूं, करता रहूंगा। वायलेंस नहीं होना चाहिए, चाहे फिर किसी स्लोगन ईयरिंग पे हो, जेएसआर के नाम पे हो, वो भी खंडनीय है, या सर तन से जुदा का नारा लगा, वो भी खंडनीय है। मगर ये जवाबदारी बनती है प्रशासन की। पुलिस प्रशासन का टोटल फेलियर दिखता जा रहा है। भाजपा की सरकार है महाराष्ट्र में, क्यों फेल हुए, राइट को कंट्रोल क्यों नहीं कर सके? इसके भी पीछे बहुत सारी वजह है। देखिए कुछ महीनों से हम लोग हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि कुछ नफरती चिंटू, ये हिंदुत्वा के लोग, जो चवन के जैसे, राजा सिंह जैसे लोग महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण दिए लोगों ने। हमने पुलिस के अंदर जाके एफआईआर भी दर्ज करवाई है काफी लोगों के ऊपर, मगर कोई उनका अरेस्ट नहीं हुआ। तो इस तरह के अगर आप भाषण दोगे, प्रोवोकेटिव स्पीच दोगे, तो इस तरह का बात होगा। अब बात चली संभाजी नगर, औरंगाबाद की, लेकिन वारिस पठान साहब, लेकिन क्या भड़काऊ बातें या भड़काऊ भाषण या इस तरह के भाषण देना जिससे जनता भड़के या जाकर कुछ इस तरह की वारदात करे, वो क्या सिर्फ एक दल के नेता कर रहे हैं? आपके दल के नेता नहीं इस तरह का कोई बयान देते हैं जिससे कि जनता में गुस्सा भड़के, जिससे जनता में नाराजगी पैदा हो? देखिए किसी भी दल के हो, भड़काऊ भाषण देना तो आपको पता है, लेकिन अलाउड नहीं है। पर यहां पर देखा क्या गया है कि कुछ लोग महाराष्ट्र में आए, सभाएं की, इनको पता है बीजेपी वाले प्रवक्ता जो है बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी सभाएं की। उस सभाओं में क्या नारा लगा है? मुसलमानों के नरसंहार की बात की जा रही थी, लव जिहाद की बात कर रही थी, लैंड जिहाद की बात चल रही थी। यहाँ पे शांति की तो कोई बात ही नहीं किया था। तो क्या उसके खिलाफ सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? हमारे साथ जुड़ गए वापस, और श्वेता शालिनी भी हमारे साथ हैं क्योंकि उन पर आरोप लग रहे हैं। किशोर तिवारी जी, आप हमारे साथ अगर जुड़ गए और आपको आवाज आ रही है तो सीधे आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता जब शांति सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो जाकर भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि राजनीति हो। नहीं, ये देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद में जो कुछ भी हुआ उसकी मैं कुली भर्त्सना करता हूँ और ये गलत हुआ। महाराष्ट्र में शांति बना के रखने की जवाबदारी किसकी है? वारिस बराबर कह रहे कि ये गृह मंत्री और महाराष्ट्र सरकार की है। अब मुझे लगता है कि कृष्णा हेगड़े जी कह रहे थे कि एक स्पेशल पैटर्न बना हुआ है, तो ये पैटर्न का तलाश की जाए, पैटर्न को नाकाब किया जाए। लेकिन वो पैटर्न में आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं पैटर्न ये है कि हम शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं, आप जाकर राजनीति के लिए बयान देते हैं, राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक जो जुलूस है उनमें इस तरह की फिर घटना की जाती है ताकि यहाँ पर पत्थरबाजी हो। देखिए सुमेरा जी, मैं शिवसेना का प्रवक्ता बोल रहा हूँ, बड़े जवाबदारी से बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार ऐसे सबूत है तो उसे खुली कार्रवाई करे। मैं अभी बोल रहा हूँ ना आपको, अरे हमारे लोगों ने अगर हिंसा भड़काई होती तो हम इन पे आरोप क्यों लगाते? अरे इनसे हो नहीं रहा, ये खोखेबाजों से हो नहीं रहा, इनसे सरकार चलाई नहीं जा रही। हाँ, देवेंद्र फडणवीस खुद भड़काऊ भाषण देते। कृष्णा हेगड़े जी, अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो फिर सीधे मामला दर्ज क्यों नहीं किया जाता? एफआईआर क्यों नहीं की जाती? इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? 100 लोगों के ऊपर अरेस्ट हुआ है अकोला में, और जो वारिस पठान जी कह रहे थे कि राजा सिंह ये कहते हैं और वो कहते हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जी और अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर हम देख लेंगे। तो ये सब उनको याद नहीं आता है। जो हमको वो प्रचार करते हैं, खुद के नेता को वारिस जी प्रचार करे, वहां पर से अभी आप पूरे देश में जाए तो उनके नेताओं ने क्या भड़काऊ भाषण किया, उसकी अगर आप सूची निकालने जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो बराबर होगा। लेकिन एक बात ये ठीक है, वारिस भाई ने कहा है कि भाई वो भी अमन और शांति चाहते हैं, हम भी अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना ये गलत है। कोई जो वसूली कर रहा है वो सरकार दूसरे को खोखा बोल रही है, और ये किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं लेकिन सब शांति चाहते हैं, आप क्या सब शांति चाहते हैं, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं तिवारी जी, आप तो
सब Sit at शांति home and चाहते हैं, work लेकिन ऐसी नहीं, घटनाएं sit हो at रही हैं। home अवनीश and- अवस्थी जी भी हमारे साथ मौजूद है। अवनीश अवस्थी जी, क्या ये हम 2024 के पहले इस तरह की घटनाओं को और बढ़ता हुआ देखेंगे? क्योंकि जो भड़काऊ बयान देने का सिलसिला है वो तो थम नहीं रहा है, वो तो और बढ़ रहा है। क्या उससे कनेक्टेड है इस तरह की हिंसा? सुमेरा जी, पहली बात तो मैं इस बात से तमाम लोगों की इस बात से सहमत हूं कि महाराष्ट्र में या किसी भी राज्य में वहाँ की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वहाँ की चुनी हुई सरकार की होती है और सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। हर प्रदेश, देश और प्रदेश, हर प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई असामाजिक तत्व होते हैं, इसलिए इस बात से तो नहीं बचा जा सकता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात आपने चरणजीत सापरा से कही थी कि जीत के बाद जिस तरीके के झंडे लहराए गए, उनका और इनका आपस में क्या संबंध है? संबंध डायरेक्ट नहीं बता रही हैं आप बता रही हैं कि जो मानसिकता है, जो देश विरोधी मानसिकता है, उस मानसिकता को कैसे बल मिला, ये बात सामने आनी चाहिए थी, जिसको चरणजीत सिंह सापरा ने नहीं सामने आया। उनको बताना चाहिए कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ वहाँ पर। दूसरी बात, तिवारी जी आपसे, किशोर जी, मेरा आपसे बहुत निवेदन है, आप कहिए मैं भर्त्सना करता हूँ, ये करता हूँ, हर एक आदमी भर्त्सना कर रहा है, वारिस पठान भी भर्त्सना करते हैं, वो 15 मिनट वाले भी भर्त्सना करते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, आप राज्यसभा की एक सीट के लिए कहाँ किसके पास गए थे आप वोट मांगने? नैतिकता की बात आप करते हैं। जिसने शिवाजी के बेटे की आंखें निकाली, उसकी मज़ार पे जाकर के आप, जो वहाँ पर मरसिया पड़ता है, उससे आप वोट मांगने गए थे और नैतिकता की बात करते हैं आप। मैं इस बात से, आप यहाँ बैठ करके टीवी स्टूडियो के चैनल पे बैठ करके यहाँ पे आप कह दिए मैं भर्त्सना करता हूँ, वारिस पठान कह देंगे मैं खंडन करता हूँ, चरणजीत सिंह सापरा कहते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी नहीं है ऐसा। ठीक है, वापस अगर उसी मुद्दे पर आए, ये तो देखिए राजनीति के तमाम मुद्दे हैं, इस पर बहुत बार चर्चा होती रहेगी, लेकिन जिस मुद्दे पर आप वापस लेकर जा रहे थे, चरण सिंह सापरा जी से मैं उस पर प्रतिक्रिया लूंगी। आपके मुताबिक कनेक्शन है कर्नाटक में आए चुनाव नतीजों का यहाँ महाराष्ट्र में हो रही हिंसा से? अवनीश जी। हाँ, अच्छा मुझसे सवाल, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। मैंने कहा ना कि ऐसा क्यों होता है कि एक कांग्रेस पार्टी की जीत पर वहां पर जिस तरीके के झंडे लहराए जाते हैं, उसका मसला क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है? और उसी दिन, ठीक उसी तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं वहां पर। बात बड़ी साफ सी है, कर्नाटक में जिस तरीके से पीएफआई का, एसडीपीआई का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन लिया और एसडीपीआई ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को हम समर्थन दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं है, कांग्रेस कुछ भी करती रहे। अभी देखना होगा क्या कि जिस तरीके की शर्तें सामने आएंगी, कि जिस प्रकार से पिछली बार की सरकार ने पीएफआई के 1400 कार्यकर्ताओं को छोड़ा था, इस बार भी वही होने वाला है। समर्थन लेंगे तो फिर ये होगा क्या? आपके मुताबिक कनेक्शन है सीधा। चरण सिंह सापरा जी, क्या आप इसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कनेक्शन को स्थापित करने की बात कर रहे हैं अवनीश अवस्थी जी, जो हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बल मिलता है इस तरह की ताकतों को जिनका आप समर्थन लेकर चुनाव जीतते हैं? नहीं, अविनेश अवस्थी ये कौन होते ये बात को स्थापित करने वाले? मैं तो इनको गिनता भी नहीं हूं। महाराष्ट्र में पूरा प्रशासन है, सरकार इनकी है, खोखे सरकार इनकी है, जो इन्होंने सिद्ध करना है। अगर सबूत है तो सरकार तय करेगी ना, प्रशासन यहाँ पर है। ये टीवी चैनल पर बैठ भैया, मैंने पहले कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैंने पहला वाक्य ये बोला है, सापरा जी अपना सुने, आपकी मर्जी है। मैंने अरे छोड़िए आप संभाजी नगर के बारे में, अकोला के बारे में, वहां पर कर्नाटक में जो नारे लगे उसके बारे में बताइए आप। मैंने नहीं बोला था, सुनिए। नहीं, आपने कहा कि आपने जो कहा ना, आपने मेरे बारे में कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो मैं पहले कह चुका हूँ। लेकिन आप ये बताइए कर्नाटक में नारे किसके लग रहे थे? दीजिए, ये सरकार बिल्कुल नालायक सरकार है, ये हमने नहीं कहा, ये कोर्ट ने भी कहा है। जब भड़काऊ भाषण हुए सकल हिंदू समाज के पूरे महाराष्ट्र के अंदर 100 मीटिंगें हुई, उस समय कोर्ट ने कहा कि ये नपुंसक सरकार है, या नपुंसकों की तरह ये सरकार बैठी हुई है। तब आपकी जबान नहीं खुली। किसके पालघर के बारे में कह रहे हो क्या आप? पालघर के साधुओं की हत्या के बारे में कह रहे हैं क्या आप? ये किस समय की बात कर रहे हैं जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी? टीवी चैनल पर मत दिखाइए, आप बहुत प्रसिद्ध आदमी है, शांत रहिए थोड़ा। तो जो सीधी बात है वो आपके मेरी तारीफ मत करिए, अपने बारे में बोलिए। कर्नाटक में नारे क्या लगे? यहाँ पर आप कर रहे हैं, आप अपने देवेंद्र फडणवीस जिसके आप चेले हैं। सापरा जी, देवेंद्र फडणवीस को सुन भी लेते हैं, फिर हमारे साथ शालिनी जी भी जुड़ गई, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा वो भी सुनिए। अशा प्रकारे काही लोक करण्याचा प्रयत्न करतायत। सगळीकडची पोलीस कुमक त्या ठिकाणी पोहोचली आणि पूर्ण सिच्युएशन कंट्रोलमध्ये आहे। महाराष्ट्रामध्ये कोणालाही दंगली घडवू देणार नाही
आणि जे दंगली घडवण्याचा प्रयत्न करतायत त्यांना अद्दल घडवणार हे मात्र नक्की लोक आहेत की जे लोक मागून याला कुठेतरी आग लावण्याचा, त्याच्यामध्ये आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न करतायत, सगळं बाहेर आणेल। श्वेता शालिनी जी हमारे साथ मौजूद है। श्वेता शालिनी जी, सरकार आपकी है, खुद मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो क्यों नहीं सीधे तौर पर बात करते हैं, बताते हैं कौन से संगठन है इसके पीछे, और अगर हैं और मालूम है तो फिर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई कर रहे हैं सुमाइरा जी। मैं पहले भी यही बात कह रही थी। देखिए, 300 लोगों पर एफआईआर की गई है, लगभग 45 लोग आज गिरफ्त में हैं, और भी आपको सख्त कार्रवाई करती हुई दिखेगी सरकार। दूसरी, बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। मैं आपको बता देती हूँ कि ये संयोग नहीं, बिल्कुल प्रयोग था। एक ऐसी एजेंसी है। किसका प्रयोग है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये एक ऐसी एजेंसी है। देखिए, कर्नाटक में क्या हुआ आप बताइए ना। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल पर बैन डालेंगे। किसकी प्रतिक्रिया थी वो इसकी प्रतिक्रिया थी कि क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि पीएफआई एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। आज आप देखिए और पैटर्न देखिए, पत्थर कहां से आ जाते हैं। 800 लोग एक साथ एकत्रित कैसे हो जाते हैं? जब वो ऑलरेडी किसी पुलिस थाने में जाकर बात कर रहे थे तो कहीं और पर पथराव शुरू हो जाता है। इनके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जानकारी अब मिल चुकी है सरकार को, और सरकार बहुत जल्द कार्रवाई करती हुई दिखेगी। और आपको मैं केवल मात्र इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसके पीछे एंटी इंडिया बहुत बड़ी गैंग है, और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं उनके चेहरे पर से नकाब उतरना चाहिए, और उनके चेहरे पर भी नकाब उतरेगा ही, क्योंकि ये पैटर्न ये पैटर्न। सापरा जी जवाब देना चाहते हैं, पहले जवाब ले लेते हैं, फिर शालिनी जी आपसे समझेंगे कि इतना समय क्यों लग रहा है। इस साल के शुरू में भी हुआ था अहमदनगर में, इस तरह की घटना हुई थी। अगर ये पैटर्न है और कुछ खास संगठन इसके पीछे हैं तो उन पर सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं होती और उसमें समय क्यों लग रहा है? लेकिन सापरा जी, आपकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से आप पीएफआई का समर्थन करते हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं। कनेक्टेड है ये, और 2024 के पहले क्या हम इसे और बढ़ता हुआ देखने वाले हैं? देखिए सुमेरा जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो खोखे सरकार है ना, इसका इकबाल खत्म हो चुका है। आप अप्रैल की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि मार्च 2023 में भी छत्रपति संभाजी नगर में भी इस तरह की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। वहां पर भी दंगे भड़कने की जो सिलसिला था, जो शुरुआत होनी थी, वो मार्च 2023 में भी हुई थी। यानी हर महीने में इस तरह की घटनाएं मार्च में हो रही है, अप्रैल में हो रही है, उससे पहले भी हुई है। शालिनी जी कह रही हैं पीएफआई जैसे संगठन है जिनका समर्थन हासिल है, जिनका आप समर्थन कर रहे हैं कर्नाटक में, वो ये बड़ा आरोप आप पर लगा रही हैं, उसका जवाब दीजिए ना। कर्नाटक से जैसे जुड़ा हुआ है, बीच में बोल रही, आप बोलिए। नहीं, मेरी बात देखिए, अगर आप मेरी बात पूरा सुनना चाहती हैं तो मुझे डिबेट में रखिए। बिल्कुल, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, जब मैं बोलता हूं तो आप बीच में बोलेंगी तो मेरी आवाज कटेगी। मुझे इस तरह की डिबेट नहीं चाहिए, या तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बोलिए, अब बोलिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, मैं उदाहरण दे रहा था कि अगर इस सरकार के दौरान मार्च में भी इस तरह की घटना होती है, अप्रैल में भी होती है, मई में भी होती है, तो ये नजर आता है कि ये कमजोर सरकार है, ये खोखे सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। और जिस सरकार का या जिस यंत्रणा का इकबाल खत्म हो जाए, लोगों के मन में डर खत्म हो जाए, तो फिर वो राज्य तो वो नीचे की तरफ ही जाने वाला है। ये कितनी ही तोहमत किसी पे लगा ले, ये ध्यान भटकाने का काम करें, पीएफआई, एसडीपीआई, ये तमाम सारी बातें ये कर सकते हैं, इनको अधिकार है टीवी चैनल पर बैठ करके ये बोलने का, लेकिन ये दिशा भूल नहीं होगा। महाराष्ट्र की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, जानती है ये सरकार ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन असल बात ये है कि इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया, इस सरकार का डर खत्म हो गया। इसी पर जवाब श्वेता शालिनी जी। हर महीने हो रहा है ये, मार्च में हुआ, अप्रैल में हुआ, सिर्फ कर्नाटक से जोड़कर नहीं देखा जा सकता ना। फिर इसका मतलब और भी बड़ी साजिश है, और भी बड़ी तस्वीर है। तो फिर तब से अभी तक नहीं पकड़े गए वो संगठन जो इसके पीछे हैं, वो चेहरे जो इसके पीछे हैं। अभी अगर आपने 300 लोगों के आगे 400 लोगों को भी पकड़ लीजिए, लेकिन वो जो सड़क पर पत्थरबाजी कर रहे हैं उन्हें पकड़ने से क्या होगा? जो दरअसल इसके पीछे हैं उनको पकड़ना चाहिए, या उन संगठनों को पकड़ना चाहिए, वो आपने क्यों नहीं किया अब तक? देखिए सुमाइरा जी, मैं एग्जैक्टली यही बात आपको बता रही थी। जब सापरा जी खिसियानी किल्ली बिल्ली कंबा नोचे की तरह जूझ रहे थे। देखिए, दो चीजें आपको इसमें समझना चाहिए। संभाजी नगर की बात उन्होंने कही, जरा किशोर तिवारी जी पैनल पे बैठे हैं, पूछिए कि जब एमआईएम के गोद में जाकर बैठे थे संभाजी नगर में, तब क्या हुआ था और किस बात की चर्चा हुई थी। आज जो हिंसा वहां पर भड़की थी, उसके पीछे कारण क्या निकला था?
अब आप आइए कि किस प्रकार की संगठनाएं, हमने तो सबसे पहले कहा था कि पीएफआई पे बैन लगाना चाहिए, लेकिन कौन से लोग उनके पीछे बैठकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए पीएफआई को भड़काते हैं, इन लोगों को भड़काते हैं और एक समूह को, एक समाज को भड़काते हैं, ये आपको कर्नाटक में दिख गया और देश को भी कर्नाटक में दिख गया। अब चाहे ये ठोका सरकार बोले, चाहे ये कितना भी खिसियाएं, देश को, महाराष्ट्र को पता है कि कौन। लेकिन हम शालिनी जी महाराष्ट्र की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम इससे बड़ी जो तस्वीर है उसकी बात भी कर रहे हैं, क्योंकि अब आगे आने वाले 2024 के चुनाव के पहले ये बात क्या महाराष्ट्र से निकलकर बाकी जगह भी जाएगी, या बाकी जगहों पर भी अगर कोई पैटर्न है तो देखने को मिलेगा। TV9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर अहमदनगर में, तो फिलहाल वहां क्या हालात है सबसे पहले ये राजीव से जान लेते हैं। राजीव, अगर आप हमें तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं कि इस समय वहां, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या हालात है? देखिए, इस वक्त मैं अहमदनगर में ही सेवगांव में लोकल मार्केट में मौजूद हूं और कल रात की परिस्थिति के बाद सुबह सवेरे तमाम बाजार बंद थे, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए धीरे धीरे करके शाम को जो है बाजार खुल गए हैं। आपको यहाँ पर इक्का दुक्का वाहनें भी आते जाते दिखाई देंगी, सरकारी बसें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो अब जो है थोड़ी स्थिति सामान्य हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और खुद उप मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत ये घटना हुई है और अकोला की भी घटना एक साजिश के तहत अंजाम दी गई। तो ऐसे लोगों की शिनाख्त की जा रही है कि कौन लोग इस हिंसा के पीछे आखिर जिम्मेदार है और प्लान करके इसको अंजाम दिया गया है। लेकिन चूंकि खुद पुलिस भी दावा कर रही है कि समय पर पुलिस मौजूद थी वहां पर, इसीलिए कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण जरूर हो गई थी। फिलहाल यहां पर बड़े अधिकारी जिले में मौजूद हैं, आईजी से लेकर एसपी तक, और स्थिति को काबू में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत भी की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे, आपके पास कोई और जानकारी होगी तो वो लेने के लिए। लेकिन हमारे साथ बाकी जो मेहमान बने हैं उनका रुख करते हैं। वारिस पठान हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान जी, क्या महाराष्ट्र एक प्रयोगशाला बन रहा है? महाराष्ट्र में ये जो इलाके हैं जहां पर एक के बाद एक हर महीने लगभग ये देखने को मिल रहा है कि इस तरह की घटना हो रही है, कौन से संगठन है जिनके तरफ इशारा कर रही है शालिनी जी? देखिए, महाराष्ट्र में सरकार है बीजेपी की, और बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। लोग बोलते हैं कुछ है, करते कुछ भी नहीं है। अगर इनको पता था कि इस तरह के बयानबाजी हो रही है, नफरती लोग कर रहे हैं, हिंदुत्व के लोग, अरेस्ट क्यों नहीं किया उनको? बीजेपी को पता है कि अगर एक ऐसी पिक्चर लगेगी द केरला स्टोरी जैसा, जो पूरी झूठी प्रोपेगेंडा के ऊपर बनी हुई फिल्म है, जिससे एक समुदाय के दिल को आहट पहुंच सकती है, तो उस फिल्म को लगने देंगे। उसका प्रमोशन करने के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी चले जाते हैं, उसका प्रमोशन करने के लिए योगी पूरे सबको लेकर जाके थिएटर के अंदर बैठ जाता है, उसका प्रमोशन करने थोड़े दिन में मुझे लगता है कपिल शर्मा शो में जाएंगे लोग। तो अगर आप ही प्रमोट करोगे हेट को, नफरत को, तो फिर कहां से इस तरह का देश के अंदर माहौल शांतता का बना रहेगा? बताइए। जो 3 महिलाओं के बारे में कहानी बताई गई है, उसमें क्या गलत है, उसमें क्या झूठ है, और क्यों एक समुदाय को आहत होना चाहिए? सुमेरा जी, अगर आपके पास टाइम होगा ना तो आप नहीं आप बताइए। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी से क्यों आहत? एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर है। आप मुझे सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब आपको, हमको सबको पता है कि कौन से समुदाय को आहट करने के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा फैला गया है। कुछ लोगों का धंधा बन गया, प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का, फिल्म मेकर का, कि एक सुनिए, कुछ फिल्म मेकर प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का एक धंधा बन गया है कि छोटे से कुछ रुपए कमाने के लिए एक प्रोपेगेंडा झूठ लाइस पे फिल्म बनाओ ताकि मुसलमानों को उसमें नफरत दिखा दो, तो उनका पैसा कमाने का काम हो जाता है। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी करके, उसकी आप वीडियो देखिए। आप मेरे को बोलने दो सुमेरा जी, नहीं, आपके लिए किया गया है ऐसा नहीं, ऐसा भी क्या एजेंडा बन गया है? कुछ राजनीतिक दल क्यों बैंड किया था? डराते रहें और बताते रहें कि देखिए आपके लिए बनाई गई है, आपके विरोध में बनाई गई है, आपके खिलाफ बनाई गई है, ऐसा है क्या? अवनी जयशी को सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं इस पर। अवनी जयशी, सुमेरा, बड़ी साफ सी बात है। पहली बात तो मैं ये बड़ी साफ सी बात को, श्वेता शालिनी को ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि ये सरकार की कमजोरी है। वहां पर अगर बार बार इस तरीके की हिंसा कोई भी असामाजिक तत्व फैलाते हैं तो सरकार को कड़े कदम उठाने ही चाहिए, और कोई भी शायद यहाँ पर उसका विरोध ना करे। सब लोग कह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, केरला स्टोरी आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के कंधे पर क्यों थोप देते हो कि आपके खिलाफ है? ये ISIS के खिलाफ है। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के चेहरे को खराब करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि समूचा हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहे कि हमारे खिलाफ है। उनके खिलाफ नहीं है ये, वो तो साथ खड़े होने चाहिए कि ये हो रहा है क्या। जब कभी मुसलमान का बच्चा अगर जाता है ISIS में भर्ती होने, तो उसके माँ बाप से पूछो कितना दुख होता है उसको कि हमारे घर का बेटा जो है वहां जाकर के आतंकवादी बन गया। वारिस पठान साहब अपनी बात पूरी करें। संप्रदाय का इसका कोई लेना देना नहीं है। पठान साहब, क्या
जोड़ा जाता है? नहीं, इस तरह सुनो, की सुनो, क्या इस सुनो। वजह से होता है? सुमेरा जी, बोलिए बोलिए। नहीं, सुनिए सुमेरा जी, अगर आपको मंजूर है कि मैं अपनी बात रखूं तो पूरी मैं बात रखूंगा, रखिए। नहीं तो मुझे कोई आप शौक पूरी बात नहीं रखिए है अपनी। फालतूगिरी के अंदर बीच में आने का। बोलिए अगर अपनी कोई बात मेरे रखिए बीच तो में भाई। बोलेगा, ये सबसे ज्यादा आवाज मेरा भारी है, किसी को बोलने नहीं दूंगा। वाह, ये स्टूडियो में बैठ के क्या बोलेंगे, कोई मैं नहीं बाहर बोल बैठ रहा के है ज्यादा और भारी बोल सकता कोई हूँ। नहीं बोल रहा है धमकी और है? आप अपनी बोलने दो, अरे बोलने दो, सच सुनने की ताकत रखो बे, सच सुनने की ताकत रखो। बोलिए बोलिए। सच बोलूंगा, सच है कि नहीं? परजाने को क्यों बैठ गया गुजरात में, चले बताइए मेरे को। हाँ, परजाने क्यों बैठ गया गुजरात में? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्यों बैठ किया? जो बिल्कुल 2002 मुस्लिम प्रोग्राम गुजरात के ऊपर बनी थी, जिसका मेन सुपरस्टार हीरो कौन था, पूरे देश को मन में क्यों नहीं लगने दिया आपने? क्योंकि आपको डर था कि इससे आहट हो सकता है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मगर केरला स्टोरी, प्रोपेगेंडा लाइज, आपको सबको पता है। अरे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक पिक्चर बन गई थी इंडिया स्टोरी, जिसमें आप दिखा देंगे कि इंडिया के लोग प्लेनों में बैठ के पेशाब करते रहते हैं, 50,000 लोग प्लेन में पेशाब कर दिए, तो क्या प्रोपेगेंडा और लाइज नहीं है? बाद में पता चलेगा 2 जन ने किया, हकीकत पता चलेगी 2 जन ने किया, तो क्या है प्रोपेगेंडा और लाइस को फैला के 2 रुपए कमाने वाली बात नहीं है? तो क्यों फैलाने का इस तरह की नफरत और ये इस तरह की बात करने का देश में? हम चाहते हैं देश में अमन शांति सुकून का माहौल पैदा रहे, मगर प्रधानमंत्री चाहते हैं उसको प्रमोशन करने के लिए, और यहाँ उनके चिंटू बैठ के उनकी तारीफ करते प्रमोट करते रहते हैं उनको। तो अगर आपको नफरत रोकना है तो आपको इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। जो अभी संभाजी नगर की जवाब मैं दूंगा। जवाब ले लें, आप जवाब ले लें वारिस पठान साहब, आपने अपनी बात पूरी कह ली हो तो अपनी जयश्री का जवाब ले लूं मैं इस पर। आग लगाने हमारे एमपी इम्तियाज जलील ने जाके रुकाया, हमारे एमपी इम्तियाज जलील ने अपनी जान की बाजी लगाकर वहां गए, मंदिर में बैठे रहे, औरंगाबाद को जलने से बचा लिया। उसकी तारीफ कब करेंगे आप? उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, सबके मुंह में दही जम जाएगा। कहां गए थे आपके बड़े बड़े नेता? कहां गए थे देवेंद्र फडणवीस? तभी क्यों नहीं आए थे बचाने? हमने बचाया ना। तो हम तो चाहते हैं कि देश में सुकून शांति बनी रहे, मगर हर दिन नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी। अब इसका जवाब ले लेते हैं वारिस पठान साहब। फेलियर है ये। अगर महाराष्ट्र के अंदर आगजनी हुई तो भाजपा का फेलियर है ये। आपने अपनी बात रख ली, अब जवाब ले लेते हैं। अब सुन भी लीजिए वारिस अब पठान सुन साहब, लीजिएगा, जी। पूरा मौका मिल गया, कोई धमकी मत दो कि मैं अभी चला सुनूंगा। जाऊंगा, मेरी बहुत भारी आवाज है। ये इस उस टोन में ना मेरी बोलो। मर्जी, सुन लीजिए अब मैं आप। चाहे बैठूं, अरे सुनिए ना बात। मेरी मर्जी। बात सुनिए वारिस पठान, बोलो। मैं आपको बताता हूं क्या प्रोपेगेंडा है। कुछ लोगों का धंधा शुरू नहीं हो गया, कुछ लोगों का धंधा बंद हो गया है, बाकी लोगों का धंधा बंद हो गया है कि सिर्फ तिलक वाले और चोटी वाले ही खराब होते हैं इस समाज में। ये धंधा बंद हो गया लोगों का। बात असली ये है कि इसी देश में अगर एक 2 जन का दिखाने इस इलाके से रामनवमी का जुलूस नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संवेदनशील इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। क्यों भाई, ये क्या कौन सी मानसिकता है ये? इस इलाके में चूंकि मुस्लिम है, तमिलनाडु के गांव के लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर बहुसंख्यक हैं, यहाँ के मंदिर में आरती नहीं होगी, यहाँ के मंदिर में घंटी नहीं बजेगी। अरे तो ये कौन सी मानसिकता है? 32,000 औरतें ये कौन सी मानसिकता है ये बताओ? मानसिकता बताओ ये कौन सी है? वारिस पठान सुन लो, आप तो कहते हो कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, लगातार बोले जा रहे हो, लगातार बोले जा रहे हो आप, और फिर कहते हो बहुत भारी आवाज है। आप वही थे ना गणपति बप्पा मोरिया पर सॉरी बोलने वाले, आप वही थे ना, और फिर गंगा जमनी तहजीब कहते हो। फिर कहते हो गंगा जमनी, यह है गंगा जमनी तहजीब यहाँ की कि हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकलेगा। राजस्थान में पीएफआई को मार्च निकालने की इजाजत है, लेकिन हनुमान जयंती का जुलूस जब निकलेगा, रामनवमी का जुलूस निकलेगा, तो धारा 144 लगा दी जाएगी। यह है इस देश का। लेकिन अवनीश जी, वारिस जी, क्यों नहीं लगाएंगे? बड़ा सवाल। अरे मंदिरों के ऊपर जाके जय सर के नारे लगाएंगे, भगवा झंडे लगाएंगे, तलवारें निकालेंगे, बंदूकें निकालेंगे, वो सब नहीं दिखाते हो? बताओ लोगों को। मस्जिद से पत्थर फेंकेंगे, घरों की छतों से पत्थर इकट्ठे करके फेंकेंगे, घरों की छत में पत्थर वो बताओ। हम अगर बड़ी तस्वीर की बात कर लें, अब आप बड़ी तस्वीर की बात कर लें, ये घटना हुई महाराष्ट्र में, कर्नाटक में चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन अभी 2024 की जो चुनाव है उसके ठीक पहले इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो क्या इन्हें रोका जाएगा या ये और बढ़ेंगी? क्या ये उस तरफ हम जाते हुए देख रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। इस पर किशोर तिवारी जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। किशोर तिवारी जी, ये जिसको कुछ लोग कह रहे हैं संयोग है, कुछ कह रहे हैं नहीं ये प्रयोग है, ये साजिश के तहत किया जा रहा है, जुड़ा हुआ है, बल मिलता है कुछ संगठनों को इसलिए ऐसा होता है, क्या राजनीति के लिए अब ये जो सांप्रदायिक तनाव है इसको प्रयोग के तौर पर और इस्तेमाल किया जाएगा क्या 2024 के पहले? हम क्या और देखेंगे इसे बढ़ते हुए? इसे खत्म करने की कोशिश है या नहीं? नहीं, महाराष्ट्र में तो सौहार्द और शांति का वातावरण हरदम रहता है, लेकिन पिछले 1 साल से मुझे पता श्वेता सालनी जी कह रही थी कि इंडिया के खिलाफ साजिश है।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि ये साजिश का पार्ट है, ये एक पैटर्न डिसाइड हो चुका है। तो ये सरकार कर क्या रही है? केंद्र सरकार इनकी, राज्य सरकार इनकी, और दंगे पे दंगे होते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर यही सर हमारे पास समय खत्म हो रहा है, मैं संक्षेप में सबकी प्रतिक्रिया लूंगी। कृष्णा हेगड़े जी, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, क्या ये घटनाओं पर अगर भी लगाम नहीं लगाया गया तो ये और बढ़ेंगी? और क्या अगर राजनीति इसके जरिए होगी तो फिर तो ये रुकेंगी ही नहीं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी सक्षम है, और जो राइट्स हुए वो 2-2 घंटे में उन्होंने काबू कर दिया जहां पर भी हुए। लेकिन आप देखिए, महावसूली आघाड़ी जो है उनका कार्यकाल देखिए, वहां पर एंटीला में बॉम्ब प्लांट कर रहे थे, वो साधु जो पालकर है उनकी हत्या हुई, उनके बारे में बात के मुताबिक कंट्रोल किया, लेकिन सर रोका क्यों नहीं? पहले नहीं रोका। अगर ये पहले से ये हर महीने हो रहा है तो रोकना चाहिए और संगठनों को भी पकड़ना चाहिए। सापरा जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्या 2024 से पहले हम इस तरह की घटनाओं को बढ़ता देखेंगे क्या, या ये खत्म होगा? मुझे ऐसे लगता है कि जहां पर डबल इंजन की सरकार है, फिर वो चाहे मणिपुर है या महाराष्ट्र है, ये 2 उदाहरण तो सामने है। राजस्थान में दंगे हुए सबसे ज्यादा फेल है, और यही प्रयोजन कराते, यही प्रयोग कराते हैं, और यही लोगों को उसका फायदा भी होता है। ये उत्तर नहीं दे रहे हैं कि मणिपुर में क्यों दंगे हुए, वहां पर 64 लोगों की मृत्यु हुई, उसकी जवाबदारी क्या अमित शाह की नहीं है? उसकी